ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 31, अटलांटियन के प्राचीन रहस्य। सीढ़ियाँ लंबी और अंतहीन थीं और रसातल चारों ओर लटके मोतियों की रोशनी से भरा हुआ था। वे अब लगभग 30 मिनट से यात्रा कर रहे हैं और गहरे भूमिगत उतर रहे हैं। ज़ेरास ने अपने पीछे देखा, वहां अंधेरा था और दूर तक देखने पर और भी अंधेरा था क्योंकि वह अपने दिल की धड़कन को धीरे धीरे बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन वह चुप रहा और बूढ़े आदमी की आकृति का पीछा करता रहा। ज़ेरास के कान अचानक खड़े हो गए क्योंकि उसे लगा कि वह बहते पानी की आवाज़ सुन सकता है। पानी जमीन के नीचे बह रहा है। वे धीरे धीरे सीढ़ियों के अंत में पहुंचे और उसके ठीक सामने एक दीवार थी जिस पर एक डंडा रखा हुआ था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने डंडे को उठाया और दीवार पर 2 बार अलग अलग जगहों पर पटक दिया। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ दीवार धीरे धीरे खुली और बहुत तेज रोशनी दिखाई दी, जिससे ज़ेरास की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हम यहाँ हैं, बूढ़े आदमी ने डंडे को हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए कहा। उनके ठीक सामने एक लकड़ी की डोंगी थी जो एक पेड़ के तने के पास बंधी हुई थी। यह क्षेत्र एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसमें गुफा के अंदर तक फैली हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं। जमीन पर कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ पानी था, जिससे ज़ेरास को आखिरकार एहसास हुआ कि यहाँ डोंगी क्यों है। वह आदमी उसे जहाँ भी ले जा रहा था वह निश्चित रूप से इस पानी के अंत तक था। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने नाव को पकड़े हुए रस्सी को खोला और ज़ेरास को आगे की ओर धकेला क्योंकि वे दोनों नाव पर बैठे थे। नाव चूंकि 4 लोग चप्पू चला रहे थे, ज़ेरास ने 2 चप्पू उठाए और उस आदमी के पीछे पैर मोड़कर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने बाकी 2 चप्पू भी उठाए और उसे धीरे से पानी में डाला। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी। ज़ेरास भी अपना चप्पू पानी में डुबाना चाहता था, लेकिन एक आवाज़ ने उसे रोक दिया। देखो और सीखो, जवान। ज़ेरास के चेहरे पर एक अजीब भाव आया जब उसने देखा कि आदमी किस तरह चप्पू चला रहा था। उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। छी, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो, बूढ़े धुंधले। ज़ेरस ने उस आदमी को अनदेखा कर दिया जब उसने अपना चप्पू पानी में डुबोया, लेकिन जब उसने अपना हाथ पीछे करना चाहा तो उसका चेहरा बदल गया। वह नहीं कर सका। ये कच्ची धरती में चप्पू को गहराई तक डालने और उसके पीछे हटने की उम्मीद करने जैसा था। क्या? ज़ेरस वहां थोड़ा चकित होकर खड़ा था क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाहर निकाला ताकि यह पता चल सके कि क्या ये वास्तव में पानी है जिस पर वे थे, और राहत की सांस ली। शायद यह एक भ्रम था। उसने चप्पू को पानी से बाहर निकाला और उसे एक बार फिर पानी में डुबोया, लेकिन वह एक बार फिर चौंक गया। चप्पू 1 इंच भी नहीं उठा। ऐसा लग रहा था जैसे पानी का वजन 1000 पाउंड हो। फिर भी वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिससे ज़ेरस उसे एक स्तब्ध भाव से देख रहा था। रुको, ये समझ में नहीं आता, क्या पानी केवल उसके लिए भारी है, या ये प्राचीन मार्ग है? आदमी ने शुरू किया जैसे ही उसने उनके बगल में मूर्तियों को देखा। ज़ेरास ने देखा कि मूर्तियां अटलांटियन के रूप में थीं, जिनके हाथ में एक त्रिशूल था और उनके सिर को एक तत्व से ढका हुआ था। उनकी आकृति मांसल और विशाल थी, जो ऊपर छत तक पहुंच रही थी। उनकी पीठ सीधी थी जबकि वे अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ आगे देख रहे थे। ज़ेरास सम्मान में कांप उठे। सिर्फ उनकी आभा से वे सच्चे योद्धा थे। प्राचीन मार्ग किस ओर? ज़ेरास ने उलझन में पूछा। प्राचीन मार्ग अटलांटियन सैनिकों की भूमि पर, आदमी ने मूर्तियों को देखते हुए कहा, जो एक दुखद संकेत दे रही थीं। अतीत में अटलांटिस में एक युद्ध हुआ था, एक ऐसा युद्ध जिसने हमेशा के लिए इसका सार बदल दिया। यह एक अन्य शक्तिशाली जातियों के साथ युद्ध था जिन्हें खोपड़ी के रूप में जाना जाता था। आदमी ने कहा कि वह अतीत को देख रहा था, लेकिन ज़ेरास ये निर्धारित नहीं कर सका कि यह कितना दूर था। खोपड़ियाँ उस चीज़ के लिए लड़ीं जो हम अटलांटियनों की थी। वे शक्तिशाली चीज़ों की गहरी भूख वाली जाति हैं, इसलिए उनके पास शक्तिशाली कलाकृतियों का सबसे बड़ा संग्रह था। और जहाँ तक हम अटलांटियनों की बात है, हमारे पास सबसे शक्तिशाली चीज़ हमारा स्वर्णिम त्रिशूल था। खोपड़ियाँ इसे चाहती थीं, लेकिन हम हज़ारों पीढ़ियों से चली आ रही सबसे कीमती कलाकृतियों को कैसे छोड़ सकते थे? हम इसे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने वापस लड़ाई लड़ी। परिणाम विनाशकारी थे, बूढ़े आदमी ने मूर्तियों को देखते हुए कहा। ज़ेरास को एहसास हुआ जब उसे आखिरकार पता चला कि मूर्तियाँ किसका प्रतिनिधित्व करती हैं। यह अतीत के अटलांटियन सैनिक ही होंगे। भले ही हम अटलांटियन जीत गए और हमने एक को छोड़कर सभी खोपड़ियों को मार डाला, फिर भी युद्ध विनाशकारी था, इतना कि युद्ध में लड़ने वालों में से केवल 3 लोग ही जीवित बचे। यह अटलांटिस के शासक राजा एटलस थे, स्वर्णिम त्रिशूल के स्वामी, उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार और एक छोटा बच्चा। वह बच्चा सैमोड्रा जीन है। अध्याय 32, समुद्रा का इतिहास बोनस अध्याय। ज़ेरस वहां मुंह फैलाए खड़ा था और थोड़ा स्तब्ध होकर बैठा था। समुद्रा जीन, क्या तुम्हारा मतलब है? हाँ, समुद्रा जीन,
जबकि बहुत से लोग उसे राजा के दत्तक पुत्र के रूप में जानते थे और उसे सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते थे, उनमें से कोई भी समोद्रा के वास्तविक अतीत के बारे में नहीं जानता था। बूढ़े व्यक्ति ने खेद के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह एक युवा पीढ़ी को देखने जैसा था जो अपना अतीत भूल गया है और रसातल में सिर के बल गोता लगा रहा है। क्या तुम जानते हो नौजवान कि समोद्रा जीन एथलेंथियन नहीं है? बूढ़े व्यक्ति ने एक बार फिर जेरस को चौंकाते हुए पूछा। अगर वह एथलेंथियन नहीं है तो इसका मतलब है कि वह। जेरस ने सच्चाई का पता लगाते ही चौंककर कहा, एक सच्चाई जिस पर वह कभी विश्वास नहीं करना चाहता था। हाँ, समोद्रा जीन एथलेंथियन नहीं है, वह वास्तव में एक खोपड़ी है। बूढ़े आदमी ने तथ्यात्मक रूप से कहा। जेरस ने बूढ़े आदमी को खाली देखा, उसका चेहरा लगातार दूसरे भावों में बदल रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, राजा एक दुश्मन को क्यों छोड़ देगा और उसे अपना बेटा क्यों बनाएगा? ये कुछ हद तक, जेरस ने अपनी बात पूरी किए बिना कहा, यह उसे बेवकूफ़ी लगती है जो एक दुश्मन के बच्चे को गोद लेता है। भले ही राजा एटलस एक महान व्यक्ति और एक शक्तिशाली राजा था, उसमें एक दोष था और वह था युवाओं के प्रति उसकी शुद्ध दयालुता। युद्ध के अंत के बाद समोद्रा को मृत माँ और पिता के साथ पाया गया। वह उस समय पैदा हुआ था। एटलस खुद को एक ऐसे लड़के को मारने के लिए नहीं ला सका जिसने अपनी माँ और पिता को खो दिया था, इसलिए उसने उसे पालने का फैसला किया, यह मानते हुए कि वह शक्तिशाली कलाकृतियों की खोपड़ी की इच्छा को मिटा सकता है। एक अच्छा निर्णय, लेकिन दुर्भाग्य से भाग्य। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। राजा को समोद्रा से प्यार था क्योंकि बाद में उसने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया, लेकिन जैसे जैसे समोद्रा बड़ा हुआ वैसे वैसे शक्तिशाली चीज़ों के लिए उसकी इच्छा भी बढ़ती गई। खोपड़ी की शक्तिशाली खजानों की चाहत उनके अंदर धीरे धीरे नहीं बनी, यह उनके खून में हमेशा के लिए उकेरी गई एक गहरी लालची इच्छा है। बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। समोद्रा ने जो चीज़ें देखीं वे अब उसकी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर सकीं और आखिरकार उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे संतुष्ट किया, और वह था एटलस का गोल्डन ट्राइडेंट। ये वही चीज़ थी जिसने पहली बार खोपड़ियों के साथ लड़ाई का कारण बना। राजा को ये कैसे पता नहीं चल सकता था, लेकिन क्या वह खुद को उस बेटे से छुटकारा दिला सकता था जिसे उसने बचपन से पाला था? इसके अलावा राजा युद्ध के दौरान घायल हो गया था और उसे अच्छी तरह से पता था कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। ये बात समोद्रा को भी पता थी और इसलिए वह एटलस की मृत्यु का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था ताकि वह अगले राजा के रूप में स्वतः ही ट्राइडेंट प्राप्त कर ले। इसीलिए राजा एटलस ने दूसरा नियम बनाया जिसके अनुसार केवल सबसे शक्तिशाली एथलेंथियन ही अटलांटिस का अगला राजा बन सकता है। यह एक ऐसा नियम था जिसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। एटलस त्रिशूल के मालिक को भाग्य पर छोड़ रहा था। यदि समोद्रा ने त्रिशूल प्राप्त कर लिया तो उसे जल्द ही अपने अतीत के बारे में पता चल जाएगा, और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपने अतीत के बारे में जानने के बाद वह क्या करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने जेरास से पूछा। वह अटलांटिस को नष्ट कर देगा और अपनी जाति की खोज में निकल जाएगा। जेरास ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया। सही, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो उसे जीत सके। क्या समोद्रा इतना शक्तिशाली है? समोद्रा जीन शायद अटलांटिस में सबसे शक्तिशाली है, और क्या मैं आपको बताऊं कि क्यों? एटलस ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, उसे एथलेंथियन की गुप्त कलाएं सिखाईं जो ज्यादातर अज्ञात थीं। इसके अलावा समोद्रा में शक्तिशाली खोपड़ियों का खून भी बह रहा था। वह दो शक्तिशाली जातियों का सबसे उत्तम संयोजन है। वह बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि मैं उसके बराबर किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। अटलांटिस के सभी प्राचीन योद्धा मर चुके हैं। इस पीढ़ी के एथलेंथियन सैनिक सिर्फ लापरवाह मक्खियां हैं जो अंधेरे में कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं। संक्षेप में, वे खो गए हैं। जेरास ने निगल लिया क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसका मिशन कितना कठिन था। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो समोद्रा को हरा सकता है। सच में? जेरास ने उत्सुकता से पूछा। क्या मैंने तुम्हें बताया कि राजा एटलस और समोद्रा के बाद एक और व्यक्ति बच गया था? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, राजा का सलाहकार, जेरास ने उत्तर दिया। राजा का सलाहकार कोई साधारण सलाहकार नहीं है। वास्तव में वह वही है जो राजा के साथ बड़ा हुआ, राजा को एथलेंथियन की गुप्त कला सिखाता रहा और बचपन से ही उसकी रक्षा करता रहा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि राजा का सलाहकार जन्म से ही राजा का शिक्षक होता है। अगर राजा का सलाहकार किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाता तो वह व्यक्ति राजा एटलस जितना ही शक्तिशाली होता। जेरास ने सिर हिलाया, उसे एहसास हुआ उस आदमी ने जो कहा वह सच था, लेकिन फिर भी एक कमी थी। चूंकि राजा मर चुका है, मेरा मानना है कि उसके सलाहकार को भी मर जाना चाहिए था, है न? नहीं, उसका सलाहकार मरा नहीं है, वह बिल्कुल जिंदा है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह है? वह अभी कहाँ है? जेरास ने उत्सुकता से पूछा। वह है,
बूढ़े आदमी ने कहा और जेरास की नीली आंखों में देखने के लिए पीछे मुड़ा, फिर एक ऐसा शब्द बोला जिससे जेरास लगभग बेहोश हो गया, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। अध्याय 33, कोमल शक्ति का मार्ग। वह मैं हूँ, बूढ़े आदमी ने जेरा की आंखों में देखते हुए कहा। जेरास पहले तो चौंक गया जब वह अचानक हंसने लगा। राजा एटलस का महान सलाहकार कोलोसियम का बूढ़ा सफाईकर्मी था। ये कितना मज़ेदार है, क्या उसे महल में नहीं होना चाहिए? जेरा की हंसी लगभग 3 मिनट तक बिना रुके जारी रही, लेकिन हालांकि वह हंस रहा था, वह केवल ये देख सकता था कि बूढ़ा आदमी उसे एक भावहीन भाव से देख रहा था। जेरा की हंसी आखिरकार शांत हो गई जब उसने बूढ़े आदमी से बात की। मुझे खेद है बूढ़े आदमी, लेकिन कभी कभी अपने सपनों का पालन करना अच्छा होता है। राजा का सलाहकार बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, जेरास ने कहा, लेकिन उसे बूढ़े आदमी से केवल एक मुस्कान मिली। चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं, मैं नहीं चाहता कि सैमुड्रा अटलांटिस का अगला राजा बने, इसलिए मैं आपको उसे रोकने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने जेरास को गंभीर भाव से देखते हुए कहा। जेरास ने सोचा कि उसने क्या कहा। उसका मिशन अटलांटिस के झूठे राजा को हराना था जो कि समुद्र था, और यह बूढ़े आदमी के उद्देश्य से मेल खाता है। तो वे लगभग एक ही लेन पर थे। उसे बूढ़े आदमी से बस इतना चाहिए था कि वह उसे चलना सिखा दे। बूढ़ा आदमी राजा का सलाहकार था या नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अब तक उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। अगर बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था तो वह उससे 3 या 2 अतिरिक्त बातें सीख सकता था। अगर वह आदमी झूठ भी बोल रहा था तो भी उसे कुछ नहीं खोना था, या तो वह जीत जाता है। मैं सहमत हूँ बूढ़े आदमी। अच्छा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। रोड से लड़ते समय आपको सबसे मजबूत बिंदु क्या लगा? बूढ़े आदमी ने पैडल मारना जारी रखते हुए कहा। जेरास की आंखें सिकुड़ गईं। अगर उसे रॉडर के बारे में कोई परेशानी वाली बात याद आती तो वह अजीब शक्ति थी जो उसके त्रिशूल के हर झटके के साथ होती थी। मुझे लगता है कि वह सामान्य से ज़्यादा जोर से वार कर सकता है, जैसे कि उसके हर हमले को शक्ति देने वाली कोई अजीब शक्ति हो। जेरास ने उस आदमी से कहा। यह एक अजीब विषय था जो हमेशा उसे परेशान करता था। वह शक्ति हम सभी में व्याप्त है। ये राजा एटलस के सुनहरे त्रिशूल से प्राप्त विश्वास शक्ति है। जब कोई एथलेंथियन त्रिशूल से वार करता है तो यह उसके प्रहार को दोगुना कर देता है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदमी ने अभी जो बताया वह अटलांटिस की नस्लीय क्षमता की तरह था। जब वे त्रिशूल से लड़ते हैं तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाती है। ये डैश की उसकी अपनी क्षमता की तरह है जो सक्रिय होने पर उसकी गति को दोगुना कर देती है। लेकिन अटलांटियन गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। एक एथलेंथियन का रास्ता मजबूत ताकत का नहीं बल्कि बिल्कुल विपरीत है। ये नर्म ताकत का बल है। क्या? जेरस ने बूढ़े आदमी को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। मजबूत ताकत और नर्म ताकत, क्या ऐसी कोई अवधारणा है? अपना चप्पू पकड़ो, बूढ़े आदमी ने आदेश दिया। जेरस ने अपने दोनों हाथों से चप्पू पकड़ लिया क्योंकि उनकी नोक पानी पर टिकी हुई थी। अब मेरी लहर का अनुसरण करो, बूढ़े आदमी ने कहा जब जेरस ने महसूस किया कि वह चप्पू को पीछे की ओर घुमाने से पहले तेजी से सांस ले रहा था, बहुत धीरे से, और नाव भी आगे बढ़ गई। उसने देखा कि आदमी हर 3 बार यही हरकत दोहराता है, हर बार नाव चलाते समय गहरी सांस लेता है। उसने अपना चप्पू भी पानी में डुबोया क्योंकि वह वापस झूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपनी बढ़ी हुई ताकत के बावजूद भी यह भारी लग रहा था। ये लगभग असंभव था। झूलने से पहले सांस अंदर लें, जोर न लगाएं, पानी की धारा को महसूस करने की कोशिश करें और उसके साथ बहें। याद रखें, हमारा उद्देश्य पूरी तरह से बदलना नहीं है बल्कि अनुकूलन करना है। जेरस ने उस बूढ़े व्यक्ति की पीठ की ओर देखा जो आसानी से पैदल चला रहा था और उसके शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। बदलना नहीं है बल्कि अनुकूलन करना है। जेरस ने अपनी आंखें बंद करके और ध्यान केंद्रित करते हुए कठोर पानी में अपना पैदल डुबोया। वह पानी को महसूस कर सकता था जो पहले बहुत स्थिर था, लेकिन अब कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में धाराएं थीं। जेरास ने धीरे धीरे अपना पैडल पानी में डाला। उसने अपने पैडल को विशेष तरंगों को महसूस करने पर केंद्रित किया और उन तरंगों की दिशा में आगे बढ़ा। जितना संभव हो उतना कम बल लगाते हुए सुनिश्चित किया कि तरंगें खुद ही काम करें। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह पैडल को पीछे की ओर बढ़ते हुए महसूस कर सकता था, क्योंकि वे विशेष तरंग की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वह कभी कभी तरंगों का ट्रैक खो देता था और एक अवरोध के सामने आ जाता था। इसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर न करें। अपने रास्ते में बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास न करें। इसके बजाय तरंगों का अनुसरण करें जैसे वे चलती हैं। इसे सुनें और इसके बजाय इसके मार्ग का अनुसरण करें। ये शब्द उसे अंधेरे से दूर एक क्षेत्र से गूंजता हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि जेरास ने धीरे धीरे अपने पैडल को केवल तरंग की दिशा में आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। कभी कभी वह लहर का ट्रैक खो जाने पर अवरोधों का सामना करता था, लेकिन वापस लड़ने के बजाय वह अपना पैडल हटा देता था और इसके बजाय दूसरी धारा का अनुसरण करने का प्रयास करता था।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 घंटे बाद एक युवा और एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जा सकता था। वे दोनों नाव पर बैठे थे, आंखें बंद करके, हाथ में चप्पू लेकर आगे बढ़ रहे थे। जेरास को लगा कि उसके आसपास की दुनिया गायब हो गई है और सिर्फ एक चीज बची है, और वह है लहरें, जिसे वह महसूस कर सकता था कि उसका चप्पू उसके पास से गुजर रहा है। जैसे जैसे उसे लहरों के साथ तालमेल बिठाने की शक्ति मिलती गई, उसकी मांसपेशियां धारा के साथ साथ चलने लगीं। धीरे धीरे वह ब्लॉक होल के कारण लगातार अपने चप्पू को पानी से बाहर निकाले बिना सफलतापूर्वक चप्पू चला रहा था। हमारा उद्देश्य बदलना नहीं है, बल्कि अनुकूलन करना है। जीटास को लगा कि यह शब्द उसके भीतर गूंज रहा है। जैसे ही उसे एहसास हुआ, लहर के खिलाफ संघर्ष करने से वह बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करेगा, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह बस लहर का अनुसरण कर सकता है और अपनी दिशा में खुद को निर्देशित करने के लिए इसकी धारा का उपयोग कर सकता है। उसे संघर्ष करने और ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह बस एक छोटा सा विस्फोट करेगा और लहरों को अपना काम करने देगा। जेरस ने अविश्वास में गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसके अंदर एक भावना बढ़ रही थी, जैसे उसने किसी चीज को पकड़ लिया हो, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पाया था कि इसका क्या मतलब है। ये हवा को पकड़ने की भावना के समान था। वह इसे अपनी हथेलियों में महसूस कर सकता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसके बाद क्या हुआ। वह केवल इतना जानता है कि यह चला गया है। जेरस ने बूढ़े आदमी की पीठ को अजीब तरह से देखा। अब उसके लिए वह सिर्फ एक बूढ़ा बेकार कोलोसियम क्लीनर नहीं था। शायद एक संभावना थी, उसके कुछ और होने की संभावना। अध्याय 34, प्राचीन एथलेंथियन प्रशिक्षण मैदान। अच्छा नौजवान, तुमने बहुत कम समय में वेव के बुनियादी कदम सीख लिए हैं। यह एक अच्छा परिणाम है, बूढ़े आदमी ने कहा और पीछे देखते हुए जेरास को एक स्वीकृति भरी मुस्कान दी और फिर से नौकायन पर ध्यान केंद्रित किया। जेरास ने त्रिशूल को छोड़ दिया और इसके बजाय सीधा खड़ा हो गया। पानी को घूरते हुए जो उसके चेहरे को दर्शाता था, उसने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को आराम दिया, इससे पहले कि उसका पैर पानी की सतह पर धीरे से आगे बढ़े। जबकि कोई उम्मीद कर सकता है कि उसका पैर डूब जाएगा, वे लगभग 5 सेकंड तक वहां खड़े रहे जब तक कि वे डूबने नहीं लगे, लेकिन जेरास ने उससे पहले ही अपना पैर वापस खींच लिया। नाव के फर्श पर अपना बट पटकते हुए उसने जोर से सांस ली और बुदबुदाया, क्या यही है? क्या आप तैरने के बजाय इस तरह चलते हैं? जेरास ने ध्यान भटकाते हुए पूछा, लेकिन उसे बूढ़े आदमी की मुस्कान मिली। जेरास को आखिरकार समझ में आ गया कि बूढ़ा आदमी तैरने के बजाय पानी में क्यों चल सकता है। पानी की लहरों को महसूस करने की कोशिश करते समय कुछ धाराएं बह रही थीं और कुछ स्थिर थीं और उसके पैडल को पीछे की ओर बढ़ने से रोक रही थीं। वे स्थिर लहरें ब्लॉक की तरह थीं। अगर कोई उन्हें ठीक से समझ सकता है तो वे ब्लॉकों को एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक स्थिर नहीं हैं और जल्द ही डूब जाएंगे। आपने लहरों की मूल बातें सीख ली हैं और इसे थोड़ा बहुत लागू भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान स्थिर धाराओं पर खड़े होने पर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी गति को सहारा देने के लिए बहती धारा का उपयोग करना चाहिए। इससे आप थोड़ा सा भी फटका लगाने में सक्षम होंगे, लेकिन बहती धारा के चलते हुए यह आपको और भी अधिक गति से आगे ले जाएगा और तेज चलने के लिए और भी कम ऊर्जा खर्च करेगा। आदमी ने पैडिंग करते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। जेरास जो कुछ भी कर रहा था उसे देख रहा था, भले ही उसकी आंखें बंद थीं। जेरास ने एक गहरी सांस ली और अचानक नाव से पानी में कूद गया। उसने स्थिर लहरों में से एक को महसूस किया और उसका इस्तेमाल पानी पर आराम करने के लिए किया, लेकिन वह स्थिर लहर के टूटने को महसूस कर सकता था, जिससे वह एक और पर कूद गया और फिर एक और। अपनी गति में सहायता के लिए चलती हुई लहरों का उपयोग करने का प्रयास करें। बूढ़े व्यक्ति ने आदेश दिया। मैं नहीं कर सकता। स्थिर लहरें तेजी से रुक रही हैं। मैं उन पर कैसे संतुलन बना सकता हूं जो स्थिर भी नहीं हैं? जेरास ने एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए पूछा। बस करो, मैं तैयार नहीं हूं। तुम कभी तैयार नहीं होगे। करो। जेरास का शरीर एक स्थिर धारा से दूसरी में चला गया क्योंकि वह एक चलती हुई धारा का अनुसरण करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा बदल गया क्योंकि चलती हुई धारा ने उसके दाहिने पैर को आगे की ओर खिसका दिया, जिससे उसका संतुलन खो गया। वह आगे की ओर फिसला, लेकिन पानी में गिरने से पहले उसने जल्दी से एक और स्थिर लहर पर कदम रखा और फिर एक और एक और, जिससे उसका शरीर अंततः संतुलित हो गया। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम चलती हुई लहरों पर कदम रखते हो तो क्या बुरा हो सकता है। तो क्या अब भी डरने की कोई बात है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जेरास से पूछा। जेरा की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा धूमिल सही था। अब भले ही उसे पता हो कि वह चलती हुई लहरों पर विफल हो जाएगा, लेकिन वह हमेशा स्थिर लहरों का उपयोग करके अपना पैर जमा सकता था। नाव के चारों ओर घूमते हुए पानी पर तेजी से चलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह कभी कभी चलती हुई लहरों का उपयोग करता, भले ही वह थोड़ा फिसल जाता। वह धीरे धीरे चलती हुई लहरों पर लंबे समय तक खड़ा रहना सीख रहा था। उसकी समझ तेज है और उसका शरीर स्वस्थ है। उसका दिमाग साफ और स्वच्छ है। वह पुराने तरीकों के अनुकूल है।
बूढ़े आदमी ने सोचा कि ज़ेरा की आकृति धीरे धीरे पानी के चारों ओर टिमटिमा रही थी और लहरों की शक्ति को धीरे धीरे समझ रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10 घंटे बाद नीले बालों वाला एक युवक पानी की सतह पर टिमटिमा रहा था। उसके पैर पानी की सतह पर फिसलते हुए लग रहे थे, फिर भी वे पूरी तरह से उसमें डूबे नहीं। ज़ेरास ने खुद को पानी के चारों ओर घूमते हुए महसूस किया, आसानी से चलती हुई लहरों का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाया और स्थिर लहरों को आराम करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। अभी उसकी गति कम से कम एक औसत एथलेंथियन से मेल खा सकती थी, और अगर उसने अपना कौशल सक्रिय किया तब इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह शुद्ध गति में एथलेंथियन सैनिकों से आगे निकल जाएगा। उसने धीरे धीरे उस जगह की हवा को बाहर निकाला। उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव था। नदी की सतह पर स्किडिंग करना और गहरे बालों में सांस लेना एक ऐसा व्यायाम था जिसे वह धीरे धीरे पसंद करने लगा था, क्योंकि उसे लगा कि उसका सिर साफ हो रहा है जबकि लहरों के साथ उसका तालमेल और भी बढ़ गया था। ज़ेरास ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, क्योंकि वह धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने से पहले उस पर टिकी हुई थी। धन्यवाद, ज़ेरास ने उस आदमी को झुकते हुए कहा। अपनी इस गति के साथ वह आत्मविश्वास से कह सकता था कि वह गति में डायवन से मुकाबला करेगा, और यह सब बूढ़े आदमी की बदौलत था। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो समुद्रा जीन को हराओ, बूढ़े आदमी ने पैदल मारते हुए कहा। ज़ेरास वापस बैठ गया और उसने अपने चारों ओर अलग अलग मूर्तियां देखीं। वे लगभग 16 घंटे से पैदल मार रहे हैं और उन्हें अभी तक इस लंबी गुफा का अंत नहीं दिख पाया है। कौन जानता था कि भूमिगत ऐसी कोई गुफा भी है जो पानी से नहीं बल्कि हवा से भरी हुई है। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा आदमी हवा में सांस भी ले सकता है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह समझ में आता है। अटलांटिस मछलियां नहीं थीं, इसलिए उन्हें ज़मीन पर भी सांस लेने में सक्षम होना चाहिए। एक संभावित धारणा, लेकिन गलत। हम कहाँ जा रहे हैं, बूढ़े आदमी? यदि आप जानना चाहते हैं तो कार्य करें, बूढ़े आदमी ने कहा, और उसने 2 चप्पू की ओर इशारा किया। ज़ेरास ने चप्पू को पकड़ लिया और वह भी इसे आगे बढ़ाने में शामिल हो गया, इसे नौकायन सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करते हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद हम यहाँ हैं, बूढ़े आदमी की आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी, और ज़ेरास ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने एक बड़ा सुनहरा रंग का दरवाज़ा था। दरवाजे के सामने 2 बड़े एथलेंथियन एक दूसरे से टकराते हुए गति में खींचे गए थे, क्योंकि उनके त्रिशूल एक घातक युद्ध में एक साथ बंद थे। स्वागत है, युवा आदमी, प्राचीन एथलेंथियन प्रशिक्षण मैदान में, बूढ़े आदमी ने गर्व से कहा। उसकी आवाज़ का हर अंश भर गया, जबकि सुनहरा दरवाजा धीरे धीरे खुलने पर एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ वहां गूंज उठी। अध्याय 35, त्रिशूल पाठ। रोम्बल। दरवाजे से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ आई जिसने नाव को हिला दिया, क्योंकि ज़ेरास और बूढ़ा आदमी दोनों ही उसमें से बाहर निकले। ज़ेरास ने देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। ये बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि वह उसके सामने एक छोटे पत्थर की तरह था। आखिरकार दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया, लेकिन अगले ही सेकंड में ज़ेरा का चेहरा उतर गया। जगह अंधेरी थी और एक उदास आभा बिखेर रही थी। जगह को रोशन करने वाली कोई रोशनी नहीं थी, जिससे ज़ेरास बूढ़े आदमी को सवालिया निगाहों से देख रहा था। क्या आप जानते हैं कि अतीत में हज़ारों लोग सिर्फ एथलेंथियन सोल्जर्स ग्राउंड में प्रशिक्षण पाने के लिए पागलों की तरह लड़े थे? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये धीरे धीरे सुनसान होता गया। मेरे साथ आओ, बूढ़े आदमी ने कहा, और ज़ेरास उसके पीछे पीछे चला गया। गेट में कदम रखते ही एक चमकदार सफ़ेद रोशनी अचानक उस जगह पर शक्तिशाली रूप से चमक उठी और उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं। रोशनी आंखों को बहुत चुभ रही थी। धीरे धीरे तीव्रता को नियंत्रित करते हुए वह क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देख सकता था, और यह सिर्फ एक विशाल स्थान था। पूरा स्थान एक सफ़ेद रंग का था जो दूर तक फैला हुआ था, और अंदर एक भी चीज़ नहीं थी। क्या यह एक प्रशिक्षण मैदान है? उसने तुरंत कहा कि आदमी ने अचानक अपने हाथों को 2 बार ताली बजाई, क्योंकि हॉल में एक आवाज़ गूंजी। एक योद्धा अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है और उसने इसके स्तरों को चुनौती देने का फैसला किया है। स्तर 1 शुरू होता है। ज़ेरास ने देखा कि उसके सामने का क्षेत्र अचानक बदलना शुरू हो गया। दूर की मंजिल जमीन में धंस गई और उसकी जगह पर धीरे धीरे एक युद्ध मंच उभर आया। ज़ेरास के सामने एक हथियार रैक दिखाई दिया जिसमें अलग अलग त्रिशूल लगे हुए थे। अपना हथियार उठाओ, सैनिक, आवाज़ ने आदेश दिया, और ज़ेरास ने लगभग 2 मीटर ऊंचा एक चांदी के रंग का त्रिशूल उठाया। हथियार अविश्वसनीय रूप से हल्का था, और भले ही वह उससे लंबा था, लेकिन उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत उपयुक्त है। वह युद्ध मंच की ओर बिना किसी जल्दबाजी के चला गया और उसके ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वह उस पर चढ़ा, युद्ध मंच पर एक जगह अचानक धंस गई और उसमें से एक आकृति निकली। यह एक गहरे रंग की मानवीय आकृति थी, जो सिर से पैर तक लाल रंग के कवच में लिपटी हुई थी। उसके हाथों में लाल रंग का त्रिशूल था, और उसकी आंखों की तीखी लाल रोशनी कवच के माध्यम से चमक रही थी। यह आकृति किसी जीवित प्राणी जैसी नहीं थी और रोबोट जैसी दिख रही थी।
स्तर 1 की कठपुतली को हराओ और तुम मंच पार कर जाओगे। आवाज ने आदेश दिया। ओह, कठपुतली, दिलचस्प है। जेरास के सामने एक सिस्टम अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। स्तर 1 युद्ध कठपुतली की पहचान की गई है। क्वेस्ट सक्रिय, कठपुतली को हराना। पुरस्कार 100 EXP। जेरा के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह शायद इससे अपनी ताकत बढ़ा सकता था, लेकिन उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि हवा उसके शरीर से हिंसक रूप से चुभ रही थी। सहज रूप से उसने अपने त्रिशूल को उस क्षेत्र में स्वचालित रूप से पटक दिया। क्लया, भले ही वह एक कठपुतली थी, लेकिन उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से तरल थीं और त्रिशूल के हर वार से विनाशकारी शक्ति निकलती थी। त्रिशूल उसके चेहरे की ओर घुस गया, लेकिन जेरास ने इस बार टक्कर नहीं मारी और इसके बजाय अगले ही सेकंड में जमीन से क्षैतिज रूप से किक मारकर हमले को चकमा दे दिया, जिससे उसे कठपुतली के बीच 10 मीटर की दूरी मिल गई। तुम लड़ाई की शुरुआत में ही विचलित हो गए, लड़के। यह कोई बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा जब जेरास ने उसे एक कुर्सी पर बैठे और उनकी लड़ाई को देखते हुए अपने हाथ जोड़कर देखा। कठपुतली मजबूत है, जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा मजबूत। मजबूत? छी! जेरास ने ठंडी सांस ली क्योंकि उसके नीचे की जमीन एक सेकंड के लिए हिलने लगी। बूम! युद्ध मंच हिल गया क्योंकि एक आकृति तेजी से हवा में छेद करके युद्ध मंच के ऊपर दिखाई दी। क्लया, योद्धा, आपने कठपुतली को सफलतापूर्वक हरा दिया है। स्तर 2 अब शुरू होगा। जमीन खुल गई और कठपुतलियां निगल गईं, जबकि एक और कठपुतली उसमें से बाहर आ गई। ये कठपुतली पहले वाली कठपुतली से भी बड़ी थी और उसके त्रिशूल का आकार उसके त्रिशूल से 2 गुना बड़ा था। बधाई हो, होस्ट ने खोज पूरी कर ली है। +100 XP प्राप्त हुआ। कुल XP 100/400। नई खोज सक्रिय, स्तर 2 कठपुतली को हराना। पुरस्कार 100 EXP। सिस्टम नोटिफिकेशन देखते ही जेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। EXP पॉइंट्स पीसने का समय आ गया था। अध्याय 36, कठोर कठपुतलियां। जेरास को कुचलने के इरादे से ऊपर से एक त्रिशूल गिरा, वह तुरंत ही पीछे कूद गया, आखिरी सेकंड में वार को चकमा देते हुए। युद्ध मंच टूटने के कगार पर शक्तिशाली रूप से हिल गया, लेकिन अंत में यह मजबूत रहा। जेरा का जबड़ा जमीन पर गिर गया जब उसने एक ही वार से हुए नुकसान को देखा। कठपुतली लेवल 1 कठपुतली से 2 गुनी से भी ज्यादा मजबूत थी। पहली कठपुतली सिर्फ पानी का परीक्षण करने वाली है, लड़के, ये तुम्हारे सबसे मजबूत पहलू पर ध्यान देने के लिए है। दूसरी कठपुतली में तुम्हारा सबसे मजबूत पहलू दोहराया जाएगा, और तुम्हारी पहली लड़ाई के दौरान तुम्हारा सबसे मजबूत पहलू ताकत लग रहा था। इसलिए इस दूसरी कठपुतली को तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। यह एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो तुम्हें न सिर्फ अपने सबसे मजबूत पहलू को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनाता है क्योंकि तुम्हारे पास अपने दूसरे पहलुओं का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जिससे तुम बहुत ज्यादा बढ़ सकोगे। इस पल का पूरा फायदा उठाओ, लड़के। बूढ़े आदमी ने नीचे से उससे कहा, लेकिन जेरस विचलित नहीं हो सकता जब तक कि वह कुचला नहीं जाना चाहता। आखिरकार उसे समझ में आया कि पहले वाले की तुलना में यह इतना मजबूत क्यों था। तुमने मेरे सबसे मजबूत पहलू की नकल करने की कोशिश की है न? लेकिन दुर्भाग्य से ताकत मेरा किला नहीं है। त्रिशूल जेरस की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन अगले ही सेकंड में वह कठपुतली की पीठ के पीछे दिखाई दिया और वह पहले ही चला गया। हया! कठपुतली की पीठ पर त्रिशूल पटकते हुए कठपुतली ने 3 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उस पर एक भी खरोंच नहीं आई क्योंकि वह तेजी से मुड़ी और जेरस पर अपना त्रिशूल पटक दिया जो अगले ही सेकंड में पहले ही चला गया था। जेरस ने अपने दिमाग में तेजी से जवाब तलाशे क्योंकि उसे पता चला कि उसका हमला बेकार था। कठपुतली शारीरिक रूप से भी ज्यादा मजबूत थी। त्रिशूल कोई छड़ी नहीं है, बेटा। तुम इस पर त्रिशूल पटकने के बारे में क्या सोच रहे हो? ये पटकने के लिए नहीं बल्कि छेदने के लिए है, बूढ़े आदमी ने कहा। जैसे ही जेरा की आंखें सिकुड़ गईं, वह जमीन से उछलकर कठपुतलियों की ओर बढ़ गया। विशाल त्रिशूल उसके चेहरे के पास से गुजरा और उसे चूमने से 1 इंच दूर था, लेकिन जेरास ने आखिरी क्षण में चकमा दे दिया क्योंकि वह आगे की ओर बढ़ रही कठपुतली से पहले पहुंच गया था क्योंकि त्रिशूल उसके पेट में धंस गया था। जेरास ने अपना त्रिशूल बाहर निकाला, लेकिन उसने देखा कि कठपुतली अभी नीचे नहीं थी, बस उसकी गति थोड़ी रुकी हुई थी, इससे पहले कि उसने अपना दूसरा हाथ जेरास के चेहरे पर पटक दिया, जिससे वह दूर उड़ गया। 5 HP 9510। जब तुम आगे की ओर बढ़ते हो तो याद रखना, तुम्हारे पास केवल एक ही अवसर होता है, इसलिए अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ते रहो और पीछे मत हटो। एक आकृति भूत की तरह मंच के चारों ओर घूम रही थी, जबकि युद्ध के मंच पर एक बड़े त्रिशूल के टकराने की आवाज बार बार गूंज रही थी। ऊर्जा 50/65। कठपुतली ने अपना त्रिशूल जेरास पर पटक दिया, लेकिन वह पीछे की ओर कूद गया क्योंकि वह उसके सामने जमीन पर गिर गया। जेरास तुरंत त्रिशूल पर चढ़ गया और जल्द ही कठपुतली के हाथ के ऊपर पहुंच गया।
एक विशाल हथेली जेरास की ओर बढ़ी, जो उसे कुचलने के इरादे से आगे बढ़ी, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत से उछलकर विशाल कठपुतली के ऊपर आ गया। दोनों हाथों में त्रिशूल को जकड़ते हुए जेरास ने ऊपर से रोबोट के सिर में त्रिशूल को छेदने से पहले एक गहरी सांस ली और पूरे त्रिशूल को रोबोट के सिर में घुसा दिया, इससे पहले कि वह जमीन पर धमाका करके गिरता। कठपुतली ने अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी को पटकने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन उसके हाथ में मौजूद विशाल त्रिशूल अचानक गिर गया क्योंकि उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। बधाई हो, आपने दूसरा चरण पास कर लिया है। जेरास ने कठपुतली के सिर पर लगे अपने त्रिशूल की नोक को देखा और उसे खोदकर बाहर निकाला। सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल उसके सामने दिखाई दिया, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और आवाज लगाई, स्तर 3 शुरू करें। स्तर 3 शुरू होता है। युद्ध मंच खुल गया और विशाल त्रिशूल निगल गया और उसकी जगह एक और कठपुतली आ गई। ये पहले वाले की तरह विशालकाय नहीं था, बल्कि लंबे पैरों वाला था। जेरा की आंखें ध्यान से चमक उठी क्योंकि उसे पता था कि यह उसकी ताकत और गति का संयोजन होगा। शुरू करो। क्लैया, बधाई हो योद्धा, तुमने लेवल 3 की कठपुतलियों को हरा दिया है। तुमने अच्छा किया, तुम्हें खुद को फिर से तैयार होने का समय देना चाहिए। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन अगले ही सेकंड में वह चौंक गया और बोल नहीं पाया। लेवल 4 शुरू करो। मंच पर एक ठंडी आवाज गूंजी। युद्ध मंच खुला और गिरी हुई कठपुतली को निगल गया। तभी एक और कठपुतली उभरी। ये कठपुतली और भी अलग थी क्योंकि इसमें लाल रंग का कवच नहीं था। इसके बजाय इसका पूरा शरीर नीले रंग का था। कठपुतली को देखकर जेरास के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह डरा नहीं और इसके बजाय उसने अपने चांदी के त्रिशूल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। शुरू करो। रू। दोनों की पीठों से त्रिशूल के झुंड निकलते देखे जा सकते थे, लेकिन उनमें थोड़ा अंतर देखा जा सकता था। जेरास के चांदी के त्रिशूल कठपुतली के दिल की पीठ से निकल रहे थे, लेकिन कठपुतली का त्रिशूल उसके पेट से निकल रहा था। कठपुतली के जमीन पर गिरते ही जेरास पीछे की ओर चला गया। बधाई हो योद्धा, तुमने लेवल 4 का चरण पूरा कर लिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल उसकी नज़र में आता रहा, लेकिन चोट के कारण उसकी नज़र पहले से ही धुंधली हो रही थी। उसकी बाईं आंख से बहते खून ने उसे और भी बदतर बना दिया। जेरास जमीन पर गिर गया, लेकिन इससे पहले कि वह मुंह के बल लेट पाता, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसने तेजी से खुद को अंधेरे में उतरते हुए महसूस किया। आखिरी बात जो उसने सुनी वह थी, तुम अजीब हो बच्चे। अध्याय 37, भीड़ को चौंकाना। जेरस धीरे धीरे उस बिस्तर से उठकर बैठ गया जिस पर वह आराम कर रहा था और उसने चारों ओर देखा कि वह अजीब तरह से अपने कमरे में वापस आ गया था, कोलोसियम में। ऐसा लगता है कि वह आदमी उसे चोट लगने के बाद वापस उसके कमरे में ले आया था। उसने अपनी गर्दन को तोड़ दिया क्योंकि उसने अपने पेट पर उस जगह को देखा। उस जगह पर केवल एक छोटा सा निशान बचा था जहां कुछ घंटे पहले एक विशाल छेद था। वह अपने शरीर की पागल रिकवरी गति से थोड़ा चौंक गया था। ये सब उसके कैश डिवाइडर का हिस्सा होने के कारण हुआ। सिस्टम, जेरास ने पुकारा और उसके सामने तुरंत अधिसूचना पैनल प्रकट हो गया। क्वेस्ट, लेवल 2 कठपुतली को हराना पूरा हो गया है। प्लस 100 एक्सपी प्राप्त हुआ। कुल एक्सपी 200/400। क्वेस्ट, लेवल 3 कठपुतली को हराना पूरा हो गया है। प्लस 100 एक्सपी प्राप्त हुआ। कुल एक्सपी 300/400। क्वेस्ट, लेवल 4 कठपुतली को हराना पूरा हो गया है। प्लस 120 एक्सपी प्राप्त हुआ। कुल एक्सपी 420/400। होस्ट को कौन सा लेवल ऊपर करना है? हाँ, बधाई हो, होस्ट अब लेवल 4 तक पहुंच गया है। जोड़ 10 विशेषता अंक प्राप्त हुए। सिस्टम इंटरफेस, जेरास ने तुरंत अपने आंकड़ों को जल्दी से बेहतर बनाने के इरादे से पुकारा। नाम, जेरिस सेलेस्ट्रिया। स्तर 4, वर्ग, कल्टीवेशन रैंक, अर्ली स्टार रैंक स्टेज। एक्सपी 20/800। एचपी 100/100। ऊर्जा 65/65। मन कोर ऊर्जा 40/40। विशेषताएं, शक्ति 15, धारणा 12, चपलता 17, बुद्धिमत्ता 5, आकर्षण 0। विशेषताएं अंक 10। शक्ति में 5 विशेषताएं, चपलता में 3 विशेषताएं और धारणा में 2 विशेषताएं जोड़ें। जेरिस ने अपने आंकड़ों को देखते हुए आदेश दिया। अंक सफलतापूर्वक जोड़े गए। जेरिस को अचानक लगा कि उसकी सारी हड्डियां उसके भीतर पागलों की तरह खुजली कर रही हैं, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और दर्द को सहन किया जो धीरे धीरे 10 सेकंड के भीतर कम हो गया। उसके नए आंकड़ों को देखते हुए, विशेषताएं, शक्ति 20, धारणा 14, चपलता 20, बुद्धिमत्ता 5, आकर्षण 0। विशेषताएं अंक 0। जेरिस ने खुद को संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अब उसकी गति और शक्ति पूरी तरह से संतुलित थी। उसकी धारणा भी बहुत दूर नहीं थी। हालांकि उसे कोई योग्यता उन्नयन नहीं मिला, फिर भी वह शक्ति में वृद्धि से संतुष्ट था। दस्तक, दस्तक। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और दस्तक के पीछे जेरिस की आवाज़ अच्छी तरह से समझ में आ रही थी।
ये प्लैंक था। जेरस सीट से उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलने से पहले उसकी ओर बढ़ा। हाँ, मेरा अच्छा आजीवन भाई, यह क्या है? जेरस ने तुरंत पुकारा और प्लैंक के बूथ चाटने को रोक दिया। अगले 20 मिनट में डाइवन के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी। सभी लोग पहले से ही यहाँ हैं। प्लैंक ने जेरास को चौंकाते हुए कहा। 2 दिन पहले ही इतनी जल्दी बीत गए। बस वह कितनी देर के लिए बेहोश हो गया। ठीक है, मैं जल्द ही वहां उपस्थित हो जाऊंगा, जेरास ने कहा और अपना ध्यान उस ओर से हटा लिया, लेकिन उसे सिर्फ प्लैंक की अजीब नज़रों से देखने की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम युद्ध के लिए कवच नहीं पहनोगे? ये जीवन मरण की लड़ाई है, याद रखो। कवच कभी कभी विभाजन रेखा हो सकती है, तुम्हें पता है। प्लैंक ने जेरास की ओर लगभग विनती भरी नज़रों से देखते हुए कहा। छी, क्या उसे लगता है कि मैं मर जाऊंगा? जेरास ने मोटे आदमी की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। मैं ठीक हो जाऊंगा, बस मुझे कुछ मिनट दो। हथियार के रूप में त्रिशूल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कोलोसियम में 6000 से ज्यादा एथलेंथियन की दहाड़ ने पानी को जोर से हिला दिया। पूरा कोलोसियम एथलेंथियन से भर गया था। ज्यादातर लोग इस मौके का इस्तेमाल दांव लगाने और किस्मत के साथ कुछ पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लड़ाई के लिए ही यहाँ आते हैं। न केवल वे नए एथलेंथियन सैनिक के बारे में उत्सुक हैं जिसने रॉडर को हराया, बल्कि वे तब और भी हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वह अटलांटिस किंग बैटल कॉम्पिटिशन के लिए ट्रायल टेस्टर को चुनौती देगा। हालांकि 12 से ज्यादा एथलेंथियन सैनिक पहले ही डाइवन से लड़ चुके थे और हार चुके थे, फिर भी उनमें उम्मीद की एक छोटी सी लौ थी जो बुझने से इनकार कर रही थी। अगर नया सैनिक डाइवन को हराने में कामयाब हो जाता है तो यह अटलांटिस में लिगेरिस शहर की छवि को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा काम होगा। अगर उनके शहर से कोई सैनिक प्रतियोगिता में भाग लेता है। भीड़ की जय जयकार तब और भी तेज हो गई जब एक व्यक्ति युद्ध के मंच पर काले कवच में लिपटा हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक विशाल काले रंग का त्रिशूल था। उसका पूरा शरीर कवच से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसका सिर भी हेलमेट से ढका हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और शक्ति के प्रदर्शन में अपना त्रिशूल ऊपर उठाया। भीड़ ने और भी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसका नाम जोर जोर से पुकारा। डाइवान, 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 डाइवान। डाइवान ने युद्ध के मंच की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका तथाकथित प्रतिद्वंद्वी अभी तक यहाँ तक नहीं आया था। उसने अटलांटिक सैनिक की खबर भी सुनी, हालांकि उसके बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं था, सिवाय इसके कि उसने कोलोसियम में एक उत्कृष्ट सैनिक को हराया था और वह युवा था। इससे भी उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई, लेकिन जब उसने सैनिक को उसे युद्ध के लिए चुनौती देते हुए सुना तो उसकी जिज्ञासा दूर हो गई। वह अब जिज्ञासु नहीं था, बल्कि वह उसे मौत के घाट उतारने से पहले क्रूरतापूर्वक क्षत विक्षत करना चाहता था, क्योंकि जो लोग उसे चुनौती देने की हिम्मत करते थे वे अटलांटिस के विद्रोही और असफल लोग थे। 20 मिनट जल्दी ही बीत गए, फिर भी तथाकथित सैनिक का कोई पता नहीं चला। भीड़ बेचैन होने लगी थी, क्योंकि वे कुछ ऐसा सोच रहे थे जो बिल्कुल असंभव होना चाहिए था। क्या वह डरकर भाग गया होगा? डाइवन ने खुद से थोड़ा हंसते हुए कहा। ऐसा कहने के तुरंत बाद युद्ध मंच के दरवाजे की कुंडी अचानक खनकने लगी और पूरा कोलोसियम तुरंत खामोश हो गया। जब दरवाजा खुला तो भीड़ स्तब्ध रह गई। उनके दिमाग में एक ही विचार बार बार आ रहा था, क्या ये युवा लड़का खो गया है? अध्याय 38। जेरास बनाम डाइवन। 6000 से ज्यादा अटलांटियनों वाले युद्ध मंच के ठीक बीच में एक युवा नीले बालों वाला लड़का अपने कंधे पर चांदी का त्रिशूल रखकर बाहर निकलता है। सिर्फ सफ़ेद शर्ट पहने हुए उसके चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था, जिससे लोगों को संदेह हो रहा था कि क्या वह चुनौती देने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके हाथ में चांदी का त्रिशूल सब कुछ कह रहा था। क्या यह मजाक है? भीड़ में से एक ने कहा, जो बड़बड़ाहट में बदल गया। प्लैंक के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि वह उस स्थिति को देख रहा था जो तेजी से हाथ से निकल रही थी और उसे पता था कि भीड़ जल्द ही उसके पास आएगी। जेरास ने अपने सामने बख्तरबंद आदमी को देखा और अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ने से पहले उसे अच्छी तरह से परखा। उसने दर्शकों की ओर देखा, उनमें से कुछ लोग दया से उसे देख रहे थे जैसे कि वह एक और मुर्गी हो जिसे मारा जाना था, जबकि कुछ लोग बस वहीं खड़े थे। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा दिखावा करना होगा, नहीं तो मैं जहां भी जाऊंगा मुझे कमतर आंका जाएगा, जेरास ने सोचा। तो तुम लड़ने जा रहे हो या बस वहीं खड़े रहोगे? जेरास ने डाइवन की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो, बच्चे? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक मजाक है? डाइवन ने गुस्से से पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। एक मजाक? बूम! ऐसा लगा जैसे युद्ध के मंच के बीच में एक बम गिरा दिया गया हो और जेरास जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। बैंग! इससे पहले कि भीड़ समझ पाती कि क्या हो रहा है, अगले ही सेकंड में एक शरीर उड़ गया और उसका शरीर युद्ध के मंच के दूसरी तरफ जाकर रुक गया।
डायवन की आंखें सदमे में फैल गईं क्योंकि वह उस लड़के को देख रहा था जो लगभग 2 सेकंड पहले जहां खड़ा था वहीं खड़ा था। तेज, वह बहुत तेज है, डायवन ने चौंक कर कहा और अपने हाथों में अपना त्रिशूल कसकर पकड़ लिया। उसकी नज़र तुरंत गंभीरता में बदल गई। जेरस ने धीरे से त्रिशूल को अपने कंधे पर टिकाया और एक ऐसा शब्द बोला जो पूरे कोलोसियम में गूंज उठा। क्या आपको अब भी लगता है कि यह एक मजाक है? दर्शक वहीं खड़े रहे क्योंकि उन्होंने अभी अभी कुछ अविश्वसनीय होते देखा था। लगभग डायवन उड़ गया। ये लगभग अविश्वसनीय था। एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगी तो भीड़ में जोरदार जयकार गूंज उठी। पहला कदम और डायवन हार गया, शायद उम्मीद थी। क्या आपको भीड़ द्वारा आपका नाम पुकारे जाने से अच्छा लगता है? थोड़ी सी प्रसिद्धि इतनी जल्दी खत्म हो गई, क्या इसीलिए आपने प्रतियोगिता में भाग लिया? या आपको लगता है कि आप अटलांटिस के राजा बन सकते हैं? मुझे आप जैसे लोगों से नफरत है, जो सिर्फ थोड़ी सी चमक के लिए लड़ते हैं। आप सभी अटलांटिस के विद्रोही हैं। सैमोड्रा जीन अटलांटिस के असली राजा हैं। फिर भी तुम सिंहासन के लिए उसे चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए। तुम अटलांटिस के सबसे बड़े दुश्मन हो, डायवन ने कहा, लेकिन उसे सिर्फ इतना ही समझ में आया कि लड़का उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह बहरा हो। ऐसा लग रहा था कि वह जो कह रहा था उससे उसे कोई परेशानी नहीं थी और वह ये भी बता सकता था कि लड़का उब गया था। अभी भी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। शायद मृत्यु ही वास्तव में तुम्हारे समझने का एकमात्र तरीका है, डायवन ने कहा और वह अचानक तेजी से जेरास की ओर तैरने लगा। उसके सामने आकर उसका त्रिशूल उसके चेहरे पर चुभ गया और वह उसकी उस घमंडी मुस्कान से छुटकारा पाना चाहता था। क्लैया, फिर इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। जेरास ने अपने कंधे पर त्रिशूल टिकाते हुए और ऊबी हुई नज़र से डायवन की ओर देखते हुए कहा। हया, डायवन तेजी से उसकी ओर तैरा और दोनों आकृतियों ने सैकड़ों चालें बदलीं, लेकिन एक आकृति जल्द ही फिर से उड़ गई क्योंकि उसने अपनी पीठ युद्ध मंच की दीवार पर पटक दी जिससे एक गड्ढा बन गया। थकावट में लगातार गहरी सांसें लेते हुए दीवान अपने प्रतिद्वंद्वी को अविश्वसनीय रूप से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक बार फिर से उड़ा दिया गया है। और लड़के के रवैये को देखते हुए वह बता सकता था कि वह वास्तव में इस लड़ाई को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं था क्योंकि उसके चेहरे पर थकावट का एक भी निशान नहीं था। तो क्या उसे इसका सहारा लेना होगा? वह हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल इसका इस्तेमाल कर सकता था। दीवान ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया लेकिन वह अपने धड़कते दिल को शांत करते हुए सीधा खड़ा हो गया। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे इस स्तर तक पहुंचा दिया है। मुझे मेरी गुप्त चाल का सहारा लेने के लिए मजबूर करने के बाद तुम खुशी से मर सकते हो। दीवान ने अपनी आंखें बंद करके और सीधा खड़े होकर कहा, इससे पहले कि अचानक वह बुदबुदाया। हे अथाह गीजर के अंधकारमय स्वामी, मेरे जीवन को उत्प्रेरक के रूप में लेकर अपने इस वंशज को अपनी दिव्य शक्ति से आशीर्वाद दे ताकि मैं एक बार फिर आपकी शक्ति की दुनिया को दिखा सकूं। डायवन ने अपने हाथों में जो अंधकारमय कवच और त्रिशूल पकड़ा था वह अचानक एक अंधकारमय आभा के साथ भड़क उठा क्योंकि कवच से अंधकारमय गैस जैसी ज्वाला बाहर निकल रही थी। जेरा का उबा हुआ भाव फीका पड़ गया क्योंकि उसने महसूस किया कि डायवन की शक्ति अचानक अविश्वसनीय स्तर पर बढ़ गई है। ऐसा लग रहा था मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसे कुछ अजीब अंधकारमय ऊर्जा दे रही हो और वह सारी ऊर्जा उसके द्वारा पहने गए अंधकारमय कवच और त्रिशूल से आ रही थी। कोलोसियम में फूटने वाली अंधकारमय गैस अचानक एक बार फिर डायवन की ओर बढ़ गई क्योंकि उसका त्रिशूल और कवच अंधकारमय धीरे धीरे जलती हुई ज्वालाओं से ढक गए थे। अब ये और भी अच्छा है, जेरा मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव उभर आया। अपनी पिछली लड़ाई में वह अपनी ताकत का 50% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब शायद उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो आओ, काबूम। अध्याय 39, जेरास बनाम डायवन 2। काबूम। युद्ध के मंच पर एक शक्तिशाली शॉकवेव गूंज उठी जिससे पूरे पानी में एक गूंजती हुई ध्वनि गूंज उठी। जेरास ने अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया जिससे गहरी रेखाएं बन गईं और वह लगभग 10 मीटर दूर आकर रुक गया। डायवन की ओर देखते हुए वह देख सकता था कि वह आदमी लगभग 7 मीटर दूर पीछे हट गया जिससे पता चला कि उस आदान प्रदान में वह जीत गया था। तुम मेरी 30% शक्ति का सामना कर सकते हो। अच्छा, तो 50% के बारे में क्या ख्याल है? जेरा के चेहरे पर एक पागल मुस्कान दिखाई दी जैसे ही वह भयानक गति से जमीन से नीचे गिरा। अगले ही सेकंड में डायवन के सामने प्रकट हुआ। वह सर्वनाशकारी शक्ति के साथ आगे बढ़ा क्योंकि उसके त्रिशूल की छवियां पानी में दिखाई दीं। बू। जेरास 5 मीटर पीछे हट गया क्योंकि उसने देखा कि डायवन भी 5 मीटर पीछे हट रहा है। दूसरे आदान प्रदान के परिणाम को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे समान रूप से मेल खाते थे। डायवन के कवच और त्रिशूल से अचानक शक्तिशाली रूप से काली गैस निकली और वह जेरास की ओर आगे बढ़ा। उसका त्रिशूल तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। धमाका, 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 धमाका,
धमाका। डायवन एक उग्र बवंडर की तरह था क्योंकि उसने अपने त्रिशूल से ज़ेरास पर हमला किया। उसकी आंखों का रंग गहरा काला हो गया जबकि ज़ेरास ने बहुत तेज़ी से जवाब दिया, उसके ज़्यादातर हमलों को रोकते हुए खुद भी हमला किया। दोनों आकृतियां अचानक अलग हो गईं। ज़ेरा के चेहरे पर एक छोटी सी खूनी रेखा देखी जा सकती थी जो अगले ही सेकंड में बंद हो गई। लेकिन भीड़ डायवन को देखकर दंग रह गई क्योंकि उसके मुंह, नाक और कानों से काला खून बह रहा था। ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं और वह सोचने लगा कि डायवन की असामान्यता का कारण क्या है। तभी सिस्टम की आवाज़ अचानक उसके कानों में गूंजी। मेजबान प्रतिद्वंद्वी को उसके हथियार में उत्कीर्ण एक बाहरी शक्ति द्वारा सहायता मिल रही है, लेकिन उसका भौतिक शरीर शक्ति को सहन करने के लिए बहुत कमज़ोर है और इसलिए धीरे धीरे टूट रहा है, साथ ही उसकी जीवन शक्ति भी खत्म हो रही है। ज़ेरास ने डायवन को अजीब तरह से देखा क्योंकि उसने देखा कि उसकी आंखें उस काले रंग से पूरी तरह से घिर गई हैं। उसने ये भी सोचा कि डायवन ने कैसे एक ऐसी कलाकृति पर अपना हाथ रखा जो उसे इतनी शक्ति दे सकती है, लेकिन उस शक्ति की कीमत बहुत ज़्यादा है और यह उपयोगकर्ता की जीवन शक्ति है। मैं, देवो, और तुम। डायवन के मुंह से एक कर्कश आवाज़ निकली जैसे कि 5 बूढ़े एक साथ बोल रहे हों, जब उसने अचानक उसे अपनी नज़रों से ओझल होते देखा। RUUUUUUSSSSSSTLE। उसके पीछे आवाज़ गूंजी जब उसका सिर अचानक बगल की ओर मुड़ा। अगले ही पल उसके कानों के पास से त्रिशूल की गड़गड़ाहट गुजरी जब डायवन फिर से प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि डायवन पागल हो गया था, क्योंकि वह पागल जानवर की तरह उस पर बार बार हमला कर रहा था, लेकिन उसने पलटवार नहीं किया बल्कि रक्षात्मक हो गया। वह देख सकता था कि डायवन की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन उसने ये भी देखा कि उसका जीवन सार कमज़ोर होता जा रहा था, जिससे पता चलता था कि वह जल्द ही गिर जाएगा। अपने त्रिशूल को अपने सामने सीधा रखते हुए ज़ेरास के खड़े होने की जगह से गायब होते ही उसकी भुजाओं में शक्ति प्रवाहित हुई और वह चितवे की गुड़िया की तरह युद्धमंच की दीवार पर उड़ गया। डायवन तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी के पीछे गया, लेकिन उसका शरीर अचानक हवा में रुक गया क्योंकि उसका काला त्रिशूल उसके हाथों से नीचे गिर गया। उसके घुटने जमीन पर गिर गए और उसकी आंखों, नाक और कानों से काला खून तेजी से बहने लगा, जिससे एक छोटा सा तालाब बन गया। एक धमाके की आवाज़ के साथ उसका शरीर जमीन पर गिर गया और वह गतिहीन हो गया। उसके शरीर से काला खून टपक रहा था। ज़ेरास गिरे हुए व्यक्ति की ओर गया और उसने अपना हेलमेट पकड़ लिया और अपना सिर उठाया, लेकिन उसने जो देखा उससे उसका दिल ठंडा हो गया। डायवन का चेहरा धंसा हुआ था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी त्वचा नहीं थी। उसकी आंखें छेद में बदल गई थीं जबकि उसके पहले सुंदर चेहरे पर केवल एक काला कंकाल बचा था। वह एक क्षीण लाश की तरह था जिसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। ज़ेरास ने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और डायवन की आकृति के सामने घुटने टेक दिए और अपनी हथेलियां आपस में मिलाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। भीड़ ने उसकी हरकत को देखकर हैरानी जताई क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। 10 सेकंड तक घुटने टेकने के बाद वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपना त्रिशूल उठाया। कोलोसियम में 6000 से ज़्यादा एथलेंथियन की जय जयकार गूंज उठी क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसका नाम चिल्लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ज़ेरस, 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 ज़ेरस। उसने हज़ारों लोगों को अपना नाम पुकारते हुए देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस कोलोसियम ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। एथलेंथियन को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन कौन है, उन्हें सिर्फ विजेता की परवाह थी। अगर विजेता हार जाता है तो वे उसे छोड़ देंगे और नए विजेता के लिए जयकार करेंगे। अटलांटिस में कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं थी और सिर्फ मजबूत लोगों के लिए जयकारे लगाए जाते थे। वह हज़ारों एथलेंथियनों की दहाड़ के बीच युद्ध के मंच पर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ीरस के लिए जयकार कर रहे दर्शकों के ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी हाथ में झाड़ू लिए खड़ा था और युद्ध के मंच और ज़ीरस के पीछे देख रहा था जो अपने आप से बुदबुदाते हुए चला जा रहा था। वह जीत गया। शायद वह वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। अध्याय 40 अटलांटिस किंग बैटल कॉम्पिटिशन के बारे में अधिक जानकारी। ज़राज़ हज़ारों से ज़्यादा एथलेंथियन की जय जयकार के बीच कोलोसियम से बाहर निकल गया। आज लिगेरिस सिटी ने उनमें से एक नए हीरो को जन्म दिया जो अटलांटिस किंग बैटल कॉम्पिटिशन में भी भाग लेगा। यह एक बहुत ही खुशी का अवसर था क्योंकि उनमें पहले से ही उम्मीद की सारी किरणें खो चुकी थीं, लेकिन कौन विश्वास करेगा कि वे ट्रायल टेस्टिंग के आखिरी दिन की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अगर बस एक दिन और होता तो चुनौती बंद हो जाती और उनका शहर अटलांटिस किंग बैटल कॉम्पिटिशन में भाग लेने में असमर्थ एकमात्र शहर होता। कोलोसियम से बाहर निकलते ही ज़ेरास प्लैंक के दफ्तर की ओर बढ़ गया। बिना किसी दस्तक के वह पहले से ही अंदर से प्रवेश करने की अनुमति सुन सकता था। उस जगह में प्रवेश करते ही वह एक प्लैंक को देख सकता था जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जैसे कि उसने अभी अभी कोई जैकपॉट जीता हो। मोटे आदमी के चेहरे पर एक चापलूसी भरी नज़र थी जब वह जल्दी से उठकर उसे अपने ठीक सामने वाली सीट पर ले गया, कुछ ऐसा जो ज़ेरास ने यहाँ आने के पहले दिन कभी नहीं देखा था। लेकिन प्लैंक खुश क्यों था?
जब वह जेरास से पहले चला गया था तो उसने इस बात पर बहस की कि उसके और डाइवन में से किस पर दांव लगाया जाए। हालांकि उसे यकीन था कि जेरास हार जाएगा, फिर भी उसने उस पर दांव लगाया ताकि वह उसे अलविदा कहने का कोई तरीका अपना सके और कम से कम उसे मौत में भी उस पर भरोसा हो। लेकिन कौन विश्वास करेगा? पूरे लिगेरिस शहर ने डाइवन के जीतने पर दांव लगाया, जबकि वह जेरास पर दांव लगाने वाला अकेला व्यक्ति था और इसके जरिए उसने 4 मिलियन एथलेंथियन सिक्के जीते। वह खुश क्यों नहीं होगा? तो डाइवन चला गया। आगे क्या? जेरास ने अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा। हाँ हाँ, अपनी कच्ची ताकत और बेदाग शानदार आभा से डाइवन को हराने के बाद। तुम्हें पता है कि यह एक शानदार प्रदर्शन था। क्या तुम पहले ही मुद्दे पर आ गए हो? धिक्कार है मोटे, जेरास ने उस पर चिल्लाया जो पहले से ही अपने कुत्ते के चेहरे से थक चुका था। ठीक है, डाइवन को हराने के बाद ये कहा जा सकता है कि तुमने आखिरकार अटलांटिस किंग बैटल प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि तुमने अटलांटिस का राजा बनने का मौका पाने के लिए प्रतियोगिता में प्रवेश किया है। पूरे अटलांटिस में 5 शहर हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रतियोगी है जो ट्रायल टेस्टर को हराने में सक्षम था। मिडास सिटी को छोड़कर अटलांटिस का सबसे शक्तिशाली शहर नंबर 1 अपने ट्रायल टेस्टर को 2 बार हराने में कामयाब रहा, जिससे 2 प्रतियोगी पैदा हुए। लिगेरिस सिटी ने भी अपने प्रतियोगियों को पैदा करने में कामयाबी हासिल की, जो आप हैं। इसलिए अटलांटिस किंग बैटल प्रतियोगिता में 6 प्रतिभागी भाग लेंगे। अगर हम समुद्रा जीन को जोड़ते हैं तो 7 प्रतिभागी होते हैं। प्लांक ने जेरास से सिर हिलाते हुए कहा। अब अटलांटिस किंग बैटल प्रतियोगिता अब से सिर्फ 4 दिन बाद होने वाली है और वह अटलांटिस पैलेस में होगी। इसलिए मेरे समय के हिसाब से लिगेरिस सिटी से पैलेस तक की दूरी लगभग 4 दिन की यात्रा है, जिसका मतलब है कि आपको प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक पहले पहुंच जाना चाहिए। मैं गाड़ी के साथ कोलोसियम के दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगा। प्रतियोगिता के लिए हमें देर से आने से पहले आपके पास अभी भी 3 घंटे हैं, इसलिए जल्दी से अपना सामान पैक करें और हम निकल पड़ेंगे। प्लांक ने कल्पना भरी मुस्कान के साथ कहा, शायद अटलांटिस पैलेस में प्रवेश करने की धारणा के कारण। जेरास अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन प्लांक ने उसे रोक दिया। मेरे पास कुछ एथलेंथियन सिक्के हैं, अगर आप इसे रख लो, जेरास ने बाहर निकलने से पहले कहा, जबकि प्लांक वहां हैरान और अवाक बैठा था। उसने सिक्के लेने से मना कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसे कुछ पता चला, उसे यह युवा शैतान धीरे धीरे पसंद आने लगा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरस उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन उसने एक नोट देखा जिसमें उसे बूढ़े आदमी के घर आने के लिए कहा गया था। अपना चांदी का त्रिशूल पैक करते हुए वह उस जगह से बाहर चला गया और कमरे पर एक आखिरी नज़र डाली। अलविदा। शायद यह आखिरी बार था जब वह अब से इस जगह को देखेगा, क्योंकि उसे जल्द ही वास्तविकता में वापस भेज दिया जाएगा कि उसने परीक्षण पास किया या नहीं, और यह अब से सिर्फ 4 दिन बाद तय होगा। बूढ़े आदमी के कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वह अपने हाथों को पीछे की ओर मुड़े हुए खड़ा था और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। तुमने मुझे बुलाया है? जेरास ने मुद्दे पर आते हुए कहा। हाँ, मैं बुलाता हूँ। वह आदमी धीरे धीरे कमरे की तरफ, दीवार की तरफ बढ़ा, अपना सिर ऊपर की तरफ किया। उसके हाथ दीवार पर लटके विशाल जंग लगे चांदी के त्रिशूल तक पहुंचे और उसने उसे खोलकर अपने हाथों में थाम लिया। त्रिशूल को अपने हाथों में थामे जेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने कुछ बदलाव देखा। कमरे में एक बहुत भारीपन की भावना ने जगह ले ली, जबकि बूढ़े आदमी के बाल ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण से कोई फर्क न पड़ा हो। हालांकि उसकी पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसका पूरा व्यवहार एक बूढ़े सफाईकर्मी से बदलकर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा में बदल गया है, जिसकी आभा खून के प्यासे लोगों जैसी है। ये परिवर्तन बहुत क्षणभंगुर था, जल्दी से गायब हो गया, जैसे कि यह केवल एक मृग तृष्णा थी, क्योंकि बूढ़ा आदमी एक बार फिर उसकी ओर मुड़ा। यहाँ, मैं अपना त्रिशूल तुम्हें सौंप रहा हूँ, आदमी ने कहा, और उसकी गहरी आंखें जेरास की नीली आंखों में देखने लगीं। धन्यवाद बूढ़े यार, लेकिन मेरे पास पहले से ही मेरा। जेरास का चेहरा बदल गया जब उसने अचानक देखा कि उस आदमी का चांदी का त्रिशूल उसके चेहरे पर आ रहा है, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसने अपना त्रिशूल बाहर फेंका। वह परिणाम से हैरान और अवाक था। क्रींक, त्रिशूल टूटने की आवाज़ कमरे में गूंज उठी, जबकि जेरास खुद 3 कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसके हाथों में एक छड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अभी जो हुआ उसे स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। यह उस आदमी की शक्ति नहीं थी जिसने उसे पीछे धकेला और उसका त्रिशूल तोड़ दिया। इसके बजाय यह उसके त्रिशूल के कच्चे वजन से था। यह अविश्वसनीय रूप से भारी था। ठीक है बूढ़े आदमी, मैं स्वीकार करता हूँ, जेरास ने कहा, क्योंकि उसने आदमी के हाथ से त्रिशूल लिया और अजीब तरह से ये तुरंत हल्का था क्योंकि उसने इसे अपनी उम्मीदों के विपरीत प्राप्त किया था। अब से ये तुम्हारा है, अभी के लिए कम से कम थोड़ा समय। तुम्हारा लक्ष्य समुद्रा को हराना और अटलांटिस का राजा बनना है। फिर तुम्हें अब तक का सबसे महान त्रिशूल विरासत में मिलेगा। बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज़ में उम्मीद के साथ कहा।
ठीक है, बूढ़े आदमी, ये बात अलग है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस समय डायवन के साथ क्या हुआ था? ज़ेरास ने पूछा, क्योंकि यह उसके लिए अभी सबसे भयावह बात थी। सच कहूं तो वह अभी भी उस कवच और त्रिशूल से डरता था जिसकी वजह से डायवन की शक्ति बढ़ गई थी। मुझे लगता है कि हमें एक महत्वपूर्ण यात्रा करनी है ना? चलो गाड़ी में बात करते हैं। ज़ेरास के पास से गुजरते हुए आदमी ने कहा, जिसने भी अपना सिर हिलाया जब उसे अचानक वास्तविकता का एहसास हुआ। रुको, तुम भी आ रहे हो? ज़ेरास ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं? बूढ़े आदमी ने मजाक करते हुए पूछा। ठीक है, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था। ज़ेरास ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया। छी, धिक्कार है बच्चे, क्या मुझे निमंत्रण की ज़रूरत है? आदमी ने कहा और वह जल्दी से नज़रों से ओझल हो गया। छी, धिक्कार है बूढ़े कोहरेदार। ज़ेरास तेजी से भागा और तुरंत बूढ़े आदमी की धीरे धीरे फीकी पड़ती आकृति के पीछे चला गया। अब उसने देखा, बूढ़ा कोहरादार बहुत तेज चलता है।